एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो प्रेडेटर ड्रोन्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि हमने जो अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन लेने का फैसला लिया था उसको होल्ड पे डाल दिया था। इस प्रकार के कोई भी इंपोर्ट अब भारत सरकार द्वारा बैन लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो क्या इसका ऑप्शन था? कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारे रुस्तम ड्रोन को अबेंडन कर लिया जाएगा, या ऐसा माना जा रहा था कि लीज पर लेके ही हम लोग ड्रोन से काम चलाएंगे, जो कि हम लोगों ने अमेरिका की कंपनी से सी गार्डियन ड्रोन 2 की संख्या में हमने अपनी नेवी के लिए लिए हुए हैं। उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, नेवी उससे खुश भी है। अब भारत ने यह फैसला लिया है या ये फैसला लेने वाली है कि भारत की प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्ग रेंज के जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जो कि इजरायली कंपनी के संयोग से बनाए जा रहे हैं, उसको खरीदने का फैसला लिया गया है या लिया जाएगा। ये क्लियर नहीं है कि कौन से ड्रोन की बात की जा रही है, पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इजरायल की कंपनियों के साथ सहयोग करके भारत में ही फैसिलिटी डाली हुई हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इजरायली ड्रोन का ही भारतीयकरण इसमें होने वाला है। कुछ इंडिजिनियस कंपोनेंट या मेक इन इंडिया के तहत ये ड्रोन भारत में बनाए जाएंगे और हम कुल मिला के इजरायली ड्रोन ही खरीदने जा रहे हैं आगे आने वाले समय में। ये ड्रोन, जैसा कि हम लोगों ने प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला लिया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ये वाले ड्रोन भी आम ड्रोन होंगे, हथियार ले जाने वाले ड्रोन होंगे, मिसाइल ले जाने वाले ड्रोन होंगे। पुराने जो अमेरिका से खरीदने वाले प्रेडेटर ड्रोन थे उसको इसलिए मना कर दिया गया था कि उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। पहले ये माना जा रहा था कि $3 बिलियन 30 ड्रोन के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे, फिर बाद में ये दाम कुछ और चीजों के बढ़ने के साथ साथ $1.5 बिलियन के लगभग हो गया, जो कि भारत को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए भारत ने इसको होल्ड में भी डाल दिया और साथ ही साथ इजरायली कंपनी या भारतीय कंपनी के सहयोग वाले ड्रोन अब खरीदने का फैसला भी ले लेगी। अब बात कर लेते हैं Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की, जो कि भारत में लगभग 200 से ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी कुछ संख्या को अपग्रेड किया जाना अब फैसला लिया गया है। ये अपग्रेडेशन भारत में ही इसकी जो अपग्रेड करने वाली फैसिलिटी या MRO आप कह सकते हैं, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटीज, वहां पर ही किए जाएंगे, पर एक थर्ड पार्टी को पकड़ा जाएगा। इसके लिए RFI जारी कर दी गई है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर होगा और इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में ये सारे अपग्रेडेशन किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 86 हेलीकॉप्टर्स का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें 54 Mi-17 हैं और 32 Mi-17 1V हैं। इस अपग्रेडेशन में मेनली एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट की ही रिप्लेसमेंट की जाएगी। इस मॉडिफिकेशन वर्क में Mi-17 हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो उसमें 14 अलग अलग सिस्टम्स की फिटमेंट की जाएगी। 41 मैकेनिकल और 67 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किए जाएंगे Mi-17 में, जबकि 46 मैकेनिकल और 73 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किए जाएंगे Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स में। मेजर मॉडिफिकेशन ये देखने में लग रहा है, सुनने में भी लग रहा है, जो जिस प्रकार के मॉडिफिकेशन इसमें कहे जा रहे हैं, ये जो इसमें एवियोनिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है उसको सीधे सीधे चेंज कर दिया जाएगा। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, यूजर फ्रेंडली इसको कर दिया जाएगा। नेविगेशन जो कि GPS पे चलता था, अब GPS और ग्लोनास वाला कर दिया जाएगा, यानी कि रशियन ग्लोनास का इस्तेमाल भी इस हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने सोर्टीज में किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो कि पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है INS विक्रांत की, जिसका कि अगले महीने ही इंडक्शन किया जाना है। इंडक्शन से पहले 4 फेज के इसके यूजर ट्रायल होने थे, सी ट्रायल होने थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। पहले फेज का सी ट्रायल पिछले साल अगस्त में ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद इसका नेक्स्ट सी ट्रायल सेकंड फेज का वो दिसंबर में किया गया, तीसरा जनवरी में किया गया और अब चौथा कंप्लीट कर लिया गया है जुलाई में, जो कि अपने शेड्यूल से पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है। अगले महीने ही जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, 75 वर्षगांठ हो जाएंगी, तब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने का फैसला लिया गया है। इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत को ये एयरक्राफ्ट कैरियर उन 5 देशों की लीग में शामिल कर देगा जिनके पास इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी है। आपको पता है कि इसमें लगभग 75% कंपोनेंट इंडिजिनस ही लगे हुए हैं। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने ही अकेले लगभग 14,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ था। एंसिलरीज बन गई हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए। ये आगे भी जारी रहेंगी क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर में भी जो छोटी मोटी कमियां निकल कर आएंगी उसको दूर करने के लिए भी स्पेयर पार्ट की आवश्यकता तो पड़ेगी। इस चौथे फेज के ट्रायल में लगभग सारे इसमें जितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको ट्रायल करके देख लिया गया है एक साथ कि पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर किस प्रकार से बिहेव करता है। इसमें एयरक्राफ्ट को उड़ाकर
हेलीकॉप्टर्स को उड़ाकर और इसमें लगे हथियारों की फायरिंग भी करके देख ली गई है, जिसकी फुटेज भी इंडियन नेवी ने जारी करी है। आप भी ये देख सकते हैं। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध जारी है। अब ये खबर आ रही है कि भारत में जो यूक्रेन के एम्बेसडर काम करते थे उनको बुला लिया गया है वापस, या भारत में अब यूक्रेन का एम्बेसडर नहीं रहने वाला है। आपको ये लग रहा होगा कि भारत ने जो रशिया का साथ दिया हुआ है और यूक्रेन का साथ नहीं दिया है किसी भी वोटिंग में, उस कारण से इस तरह की चीजें हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत के अलावा 4 और ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे की एम्बेसडर को बुलाया गया है, जिसमें कि जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी भी शामिल हैं। इसमें से जर्मनी के रिश्ते भी यूक्रेन के साथ थोड़े खराब तो हुए ही हैं अभी के सिनारियो में, क्योंकि जर्मनी ने रशियन जो गैस है उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने का फैसला नहीं लिया हुआ था। तो हम ये सोच सकते हैं कि यूक्रेन जिन विदेशों से गुस्सा हुआ है वहां से एम्बेसडर बुला लिया है, पर ऐसा नहीं है। नॉर्वे और चेक रिपब्लिक से बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं यूक्रेन के, पर वहां से भी एम्बेसडर्स को बुलाया गया है। इसके अलावा हंगरी से तो बुलाया ही गया है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि एम्बेसडर्स को किस कारण से बुलाया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर एम्बेसडर्स अपने अच्छे काम नहीं कर पा रहे होंगे, या उनसे जो रिक्वायर्ड आउटपुट लेना है वो नहीं कर पा रहे होंगे, प्रभावित नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए एम्बेसडर पर खर्चा करना अभी यूक्रेन को अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपने देश में उसको वापस बुला लिया गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की तरफ से 3 खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली खबर की बात करते हैं SSLV की, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो इसका लॉन्च इस महीने के अंत में, अगले महीने की शुरुआत में किया जा सकता है। SSLV का जो लॉन्च है वो भारत के लिए एक रेवोल्यूशनरी लॉन्च माना जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा छोटी सैटेलाइटों को लॉन्च किया जा सकेगा और जल्द से जल्द 3 दिन का ही केवल रेडीनेस के लिए पीरियड चाहिए होगा और तुरंत इसको लॉन्च किया जा सकेगा। अभी हम लोग PSLV और GSLV का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े रॉकेट हैं, इनका बड़ा पेलोड है, तो ज्यादा बड़े सैटेलाइट और कई सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करने के लिए किसी एक सैटेलाइट को लॉन्च होने में ज्यादा समय लग जाता है। छोटे रॉकेट होंगे, सस्ते लॉन्च होंगे, छोटी सैटेलाइटों को डिजायर समय में हमेशा लॉन्च किया जा सकेगा और रेडीनेस हमेशा होगी। इसके अलावा अब भारत में प्राइवेट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अगर कोई ओन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अभी तक ये इसरो के पास ही था, भारतीय गवर्नमेंट के पास ही था ये हक कि जो भारत की इमेज अगर लेनी है किसी कंपनी को तो वो भारत सरकार या इसरो से ही ले सकती है, खुद का नहीं हो सकता है। 2022 का जो अपडेटेड स्पेस पॉलिसी आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब इस तरह से प्राइवेट कंपनियों को भी इमेज लेने का अधिकार होगा और उनको इसका व्यापार करने का भी अधिकार होगा। इसमें भारतीय कंपनियों के लिए 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि बाहरी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के आज्ञा के बाद 70% तक FDI करने का अधिकार होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं गगनयान की। तो इस साल के अंत में इसके क्रू मॉड्यूल के सेपरेशन का ट्रायल किया जा सकता है। आपको पता है कि क्रू मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल सेपरेशन सिस्टम ये दोनों ही गगनयान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे लोगों की सुरक्षा होगी। इसरो ने इससे पहले ये कहा था कि इस साल या अगले साल किसी भी तरह से गगनयान का मैन मिशन नहीं किया जा सकता है, तो उसी की तैयारियां की जा रही हैं कि इस साल भी ट्रायल होंगे, अगले साल भी ट्रायल होंगे। तो इस साल के अंत से ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे और अगले साल के अंत तक चलेंगे। अगर इनमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो हो सकता है 1 साल और चल जाए। उसके बाद ही पूरी संतुष्टि होने के बाद ही इसरो आदमी को या मनुष्य को या हमारे गगननौट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा धन से जोड़ देंगे। इस वीडियो में कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।